तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, बोर परमाणु सिद्धांत, बोर एटॉमिक मॉडल। इसी को परमाणु का क्वांटम सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊर्जा के एक निश्चित और डिस्क्रीट मान को बताते हैं। डिस्क्रीट मान मीन्स अलग अलग लेवल पर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी ऊर्जाएं भी अलग अलग होंगी। तो इस तरह से एनर्जी का क्वांटाइजेशन किया है इस सिद्धांत ने, इसीलिए इसे बोलते हैं परमाणु का क्वांटम सिद्धांत। सबसे पहले हम इस सिद्धांत के अभिग्रहीत ले लें, पोस्टुलेट्स लें, फिर हम इस सिद्धांत से जो डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशंस निकाले गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभिग्रहित में पहला पॉइंट है कि परमाणु में भारी धनावेशित केंद्रीय भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो देखो नाभिक के बारे में तो रदरफोर्ड ने भी बताया है कि जो नाभिक है वो परमाणु का केंद्रीय भाग है जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान रखता है। तो इसने भी अपने पोस्टुलेट में यही पॉइंट जोड़ दिया कि हर एक परमाणु के केंद्रीय भाग में, ठीक है, एक धनावेशित केंद्र होता है जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश रखता है, संपूर्ण द्रव्यमान रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। दूसरा पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर या कक्षा कहते हैं। तो बोर ने प्रस्तावित किया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार मार्ग में लगातार घूमते रहते हैं और नाभिक के चारों ओर का ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसे ऊर्जा स्तर या कक्षा, ठीक है, कक्षा कहते हैं, जिसका सिंबल है एन। इसे स्थायी अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी अवस्था, स्टेशनरी स्टेट, स्थिर अवस्था। क्योंकि यहाँ पर जब तक इलेक्ट्रॉन है किसी भी प्रकार का कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं करता। तो इन वृत्ताकार मार्ग को ऊर्जा स्तर या कक्षा कहा और इसको व्यक्त किया था एन से। इन्हें स्थायी अवस्था, स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। ये है दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा है कि नाभिक के चारों ओर, अब आता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर वृत्ताकार मार्ग बनाएगा, है ना। कोई निश्चित फिक्स डिस्टेंस तो होगी न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन का अपना एक वृत्ताकार मार्ग होना चाहिए। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह के जो वृत्ताकार मार्ग बनेंगे वो कहां और कैसे बनेंगे, इसी को बताने के लिए बोर का जो ये सिद्धांत है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। तो यही इसने कहा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वहां पर वृत्ताकार मार्ग या वृत्ताकार गति करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है, h/2π का पूर्णांक गुणांक होता है। मतलब ये है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ठीक है, वृत्ताकार गति करेगा, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है और h/2π इसका जहां पर रेशियो जो है एक पूर्णांक संख्या में आ जाए, मीन्स 1, 2, 3, 4, वहां पर इलेक्ट्रॉन अपना वृत्ताकार मार्ग बनाएगा। मतलब कहीं पर भी, किसी भी जगह पर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो वहां पर अपना मार्ग बनाएगा जहां पर उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, ठीक है, वो h/2π का पूर्णांक गुणक होना चाहिए। मीन्स mdr = nh/2π। तो n की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, 3। मीन्स n = mdr/h/2π। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर n 1 आ रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर mdr/h/2π इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये कहलाती है प्रथम कक्षा। ठीक इसी तरह से मान लो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये है द्वितीय कक्षा। तो इस तरह से यही क्वांटाइजेशन है कि हर एक लेवल की एक न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस होगी। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर कैसे भी गति करे। इसने यही कहा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वहां पर वृत्ताकार गति करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
h अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है, मीन्स कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह होनी चाहिए। अगर n बड़ा ये है 1 रखेंगे तो ये कहलाएगी प्रथम कक्षा, मतलब जहां पर mvr और h अपॉन 2 पाई का रेशियो 1 हो जाएगा वहीं पर बनेगी प्रथम कक्षा, जहां पर ये 2 हो जाएगा वहां बनेगी द्वितीय कक्षा। तो इस तरह से n की वैल्यू उसने निर्धारित कर दी और डिस्टेंस बताई। यहाँ पर पहली कक्षा इस तरह बनेगी, यहाँ दूसरी बनेगी, यहाँ तीसरी बनेगी। यही सबसे मेन पोस्टुलेट था बोर सिद्धांत का, समझ गए ना। इसी ने हर एक स्तर की ऊर्जा फिक्स कर दी कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इतनी ऊर्जा रखेगा, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन तो इतनी ऊर्जा। इसीलिए इस सिद्धांत को क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वांटाइजेशन कर दिया। क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स डिस्क्रीट वैल्यू बता दी कि यहाँ पर एनर्जी इतनी होगी, यहाँ पर एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। फिर जो तीसरा है कि किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है, मतलब ये है कि किसी भी ऊर्जा स्तर में जब तक इलेक्ट्रॉन गति करेगा तब तक ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसने यही कहा है, मीन्स ना तो अवशोषित होगी ना ही उत्सर्जित होगी, किंतु इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में इसका मान बदलता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक स्तर से दूसरे स्तर में जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वेग स्थिर रहेगा, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपने एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। और ये कितना परिवर्तन आएगा, मतलब डेल्टा ई है ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। हम ये कहें संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। अगर हम ये कहें डेल्टा ई है ये ऊर्जा परिवर्तन, तो ये होगा, किससे निकालेंगे हम, यहां पर आएगा डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस क्या E1, जहां E2 जो है, ठीक है, ये कहलाएगी एनर्जी ऑफ फाइनल लेवल, मतलब जहां से आ रहा है, जहां जा रहा है लेवल, और E1 है एनर्जी ऑफ इनिशियल लेवल। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो इनिशियल लेवल E1 एनर्जी लेंगे, और जब ऊपर जाएगा तो उसकी एनर्जी E2 की जगह रखी जाएगी। तो इस तरह का जो डिफरेंस आएगा, मतलब दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का जो संक्रमण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जब संक्रमण होगा तो उसका ऊर्जा अंतर डेल्टा ई से निकाला जाएगा और ये लिखा जाएगा E2 माइनस E1। और प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये जो ऊर्जा परिवर्तन होगा एक विकिरण के रूप में होगा, मीन्स डेल्टा ई इक्वल टू होगा एच न्यू। एक स्तर से दूसरे स्तर के बीच में गया तो उसमें कितना ऊर्जा अंतर हुआ, वो एक एच न्यू, मतलब एक फोटोन की एनर्जी के रूप में व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर प्लांक क्वांटम सिद्धांत लगता है। अगर इस एक स्तर के बाद दूसरे स्तर या तीसरे में तो अलग अलग ऊर्जाओं के मान होंगे, डेल्टा ई के मान सब अलग अलग होंगे, और इस तरह से यही क्वांटाइजेशन कहलाएगा। यही लिखा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजन में होगा, तो डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मीन्स ऊर्जा का अवशोषण होगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा, तो डेल्टा ई का मान नेगेटिव होगा, मीन्स ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इस तरह से ये जो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, ये एक विकिरण के रूप में होगा। तथा यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, तथा ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, विकिरण के रूप में हो। मतलब इसमें ऊर्जा की विकिरण निकलेगी और वो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए। तो ये थे बोर के कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ गए। धनावेशित केंद्रीय भाग होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, इलेक्ट्रॉन वहीं पर वृत्ताकार गति करेगा जहां पर उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का कोई पूर्णांक गुणांक में होता है ना। एक स्तर से दूसरे स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ही ऊर्जा परिवर्तन होगा, एक पर्टिकुलर लेवल में कोई ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होगा।
और इस तरह से ये ऊर्जा परिवर्तन एक विकिरण के रूप में होगा। ये थे बोर के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। अब देखो, बोर ने अपने मॉडल के बेस पर, अपने कॉन्सेप्ट के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक मैथमेटिकल अप्रोच लगा के और क्या निकाली थी, जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी नाभिक से दूरी, है ना, हर एक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा होगी, और जब संक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें कितना ऊर्जा परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेग क्या होगा, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में कितना समय लेगा, इन सब के लिए मैथमेटिकल रिलेशन निकाले। उन्हीं में से पहला रिलेशन है बोर त्रिज्या। मतलब ये हम कहेंगे, ठीक है, बोर त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या की नाभिक से, ठीक है, किसी कक्षा की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, बोर त्रिज्या, या हम ये कह सकते हैं कक्षा की त्रिज्या। उसको हम एक डायग्राम से समझें कि ये नाभिक है और ये है पहली कक्षा या ये है दूसरी कक्षा, तो ये हो गई R, ये भी है R, मान लो ये R1 है तो R2। तो इस डिस्टेंस को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था बोर ने। अब चूंकि उसका डेरिवेशन हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पर न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पर, तो मैंने वो डेरिवेशन नहीं लिया, डायरेक्ट बता दूं, ठीक है। उसमें दो फोर्सेस लिए गए हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन्हीं दोनों फोर्स को बराबर करके और इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंट का यूज करके और रेडियस r का ये मैथमेटिकल रिलेशन डेराइव किया गया। आपको ये फॉर्मूला एक तो याद रखना है, तो देखो इसका फॉर्मूला है r = n²h²/4π/ZE²m²। अब यहाँ पर देखो n जो है वो है कक्षा का मान, किस कक्षा के लिए निकालना है, h तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, ये है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, प्लांक नियतांक ये है, और जो यहाँ पर Z है ये है परमाणु क्रमांक, जिस तत्व का ये हमें निकालना है। हालांकि बोर सिद्धांत एक इलेक्ट्रॉन तंत्र की व्याख्या करता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ये SI सिस्टम में लेने होते हैं। यहाँ पर जो K है ये है कूलम्ब स्थिरांक, ठीक है। तो ये है कुल मिला के सभी, तो इनमें से देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है 6.624 × 10⁻34 है ना, परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है ना, आवेश हम 1.602 × 10⁻19 कूलम, और ये है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। तो ये सब वैल्यूज को अगर पुट अप करें तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो कौन कौन सी वैल्यू है कि h² है ना अपॉन 4π² E² m और k, ये एक स्थिरांक वैल्यू है बच्चे, और इसी की जगह रखा गया A0। मतलब है देखो H इलेक्ट्रॉन किसी भी बोर कक्षा में रहे और किसी भी परमाणु का रहे, प्लांक कांस्टेंट नहीं बदलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बदल सकता, द्रव्यमान नहीं बदल सकता, k की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो इस तरह से ये स्थिरांक मान है, और इस स्थिरांक मान का वैल्यू होता है, ठीक है, ये जो निकाला गया वो है 0.529 × 10⁻−10 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू आती है किसकी, प्लांक में इसके एक। और इस तरह से अगर हम इन सबको हटा के और a कर दें तो r = A0 × n²/z। केवल और केवल अगर आप त्रिज्या कैलकुलेशन करोगे तो n की वैल्यू बदल सकती है z, ये वैल्यू A0, इसी को बोर कक्षा बोला गया, नहीं बदलता। A0 की वैल्यू ये है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, या पिकोमीटर में लेंगे तो 52.9 पिकोमीटर हो जाएगी, -12 हो जाएगा वो। तो ये वैल्यू हम इसमें रख दें A0 की जगह, तो हमारा रिलेशन बन गया r = 0.529 × n²/z
ये है परमाणु की त्रिज्या, या हमें गोल कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो ये है एंगस्ट्रॉम में वैल्यू। और अगर आपको पिकोमीटर में निकालना है तो आप ठीक है ए नॉट की वैल्यू पिकोमीटर में रख दें तो ये आएगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। बस हमें एन की मतलब है कि जिस परमाणु के लिए आपको निकालना है आर, उसकी कक्षाएं पता हो जेड तो आप निकाल सकते हैं। और अगर हमें रेशियो निकालना है दो त्रिज्याओं का तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू Z2 अपॉन Z1, जहां पर N1 N2 जिसकी हम त्रिज्या लेंगे, मान लो हम R1 किसी एक तंत्र के लिए ले रहे हैं तो उसी का हम Z1 ले लेंगे, और N1 दूसरा तंत्र मान लो हम R2 लेके ले रहे हैं तो उसके लिए 2 वाली वैल्यूज करके और फिर कैलकुलेशन करनी है। तो ये है बोर कक्षा। बोर कक्षा मतलब नाभिक से किसी कक्षा की दूरी को बोर त्रिज्या या कक्षा की त्रिज्या बोलते हैं। और ये फॉर्मूला लगेगा इस तरह से, सभी स्थिरांकों के मान रख के मैंने ये कैलकुलेशन किया है। अब आते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन परमाणु में हमें निकालना है प्रथम कक्षा के लिए, द्वितीय कक्षा के लिए। तो देखो प्रथम कक्षा N1 रख दें, Z की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1। तो यहाँ आ जाएगा R1 52.9 इंटू स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 1 तो 52.9 पिकोमीटर है ना, पिकोमीटर में निकाल दी मैंने। दूसरी कक्षा के लिए निकाल, द्वितीय कक्षा n इक्वल टू 2 तो Z तो 1 ही रहेगा तो एक ही तंत्र है तो R2 हो जाएगा 52.9 इंटू 2 का पावर 2 मीन्स 4 टाइम्स बढ़ गया। और अगर आप तीसरी कक्षा में जाएंगे तो पहली कक्षा के रिस्पेक्ट में 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एन स्क्वायर के साथ वैल्यू बढ़ती है नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। अब हम आ जाते हैं, दूसरा है एक और क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के प्रथम ऊर्जा स्तर और हीलियम प्लस के गति ऊर्जा स्तर की त्रिज्याएं क्या होंगी, या त्रिज्याओं का ऊर्जा स्तर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, मतलब गतीय ऊर्जा स्तरों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको R1 अपॉन R2 का रिलेशन बताया था कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। तो यहाँ मैंने 1 वाला हाइड्रोजन ले लिया और 2 वाला हीलियम ले लिया। तो जहां जहां 1 आएगा वहां H रखते जाए तो RH अपॉन RHE प्लस इक्वल टू NH का स्क्वायर अपॉन NHE, ठीक है, प्लस का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ZHE अपॉन ZH। अब यहाँ हमें बोला गया है हाइड्रोजन का प्रथम स्तर, तो हम NH की जगह 1 रख दें, और हीलियम का द्वितीय स्तर मतलब NHE प्लस की जगह 2 रख दें, और HE एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये रेशियो आ गया 1:2। तो इस तरह से हम किसी भी ऊर्जा स्तर की क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस नाभिक से इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है बोर का। अब दूसरा रिलेशन जो है ये है बोर स्तर की, या कहें कि किसी भी ऊर्जा स्तर की कुल ऊर्जा का कैलकुलेशन कि नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसी पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर में है तो उस इलेक्ट्रॉन की उस स्तर में कितनी ऊर्जा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है कि वो नाभिक से कितनी दूरी पर है, मतलब पोजीशन क्या है उसकी, और दूसरी डिपेंड करेगी कि उसकी पर्टिकुलर स्तर पर गति क्या है, किस तेजी से घूम रहा है, कितनी तेजी से कम वेग से घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, या हम ये कहें कि यहाँ पर ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, या स्तर की भी कह सकते हैं, तो ये ऊर्जा जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मतलब यहाँ पर जो K है, KE काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये है क्या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और PE जो है ये है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है,
तो ये दो ऊर्जाएं हमें लेनी है। और तो इस तरह से किसी भी स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो उसकी गति के कारण ऊर्जा मीन्स गतिज ऊर्जा, और उसकी पोजीशन के कारण ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का संबंध होता है kz²/2r, और पोटेंशियल एनर्जी का जो है स्थितिज ऊर्जा का संबंध है -kz²/r। ये याद कर लेना है, ठीक है। इनकी भी डेरिवेशन है, ये कहाँ से आए कैसे आए तो ये सब निकाले गए हैं। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दो संबंध अच्छे से याद रखने हैं। अब हम इन दोनों संबंधों का यूज यहाँ पर कर दें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई kz²/2r, और ये हो गई -kz²/r। kz²/r को कॉमन ले लें तो 1/2 - 1, तो कुल एनर्जी डेल्टा En जो है किसी भी स्तर की जो कुल ऊर्जा है उसका फॉर्मूला बना -kz²/2r। ठीक है, तो ये है एक पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अब यहाँ पर अगर हम r का मान और रख दें, जो आपने डेरिवेशन ये पढ़ा है, ये वाला r = n²h²4π²z²mk, अगर ये हम इस इक्वेशन में रख दें r की जगह पर, ये वाले r में यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा -2π²z²e4mk²/n²h²। तो इसमें जो ये इक्वेशन है ये है मैथमेटिकल रिलेशन फॉर एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, किसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का समीकरण। अब देखो इसमें भी अगर आप देखो अच्छी तरह से तो 2π कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थिरांक है, द्रव्यमान स्थिरांक है, k स्थिरांक है, h स्थिरांक है। तो इलेक्ट्रॉन चाहे पहले स्तर में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे तीसरे में हो, है ना, इसकी वैल्यू तो नहीं बदलेगी। तो हम इनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें, और ये जब निकाली गई एसआई तंत्र में, एसआई सिस्टम में, तो 2.18 × 10⁻⁻18 जूल या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये निकल के आती है। तो हम इस समीकरण में जो वेरिएबल है, परिवर्ती गुणांक है, उनको हटा के बाकी ये वैल्यू लिख दें तो हमारे किसी भी स्तर की ऊर्जा निकालने का ये संबंध होगा -2.18 × 10⁻⁻18, ठीक है, जूल मतलब z²/n² जूल पर एटम। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है हर एक इलेक्ट्रॉन की पर एटम में, तो -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन के किसी पर्टिकुलर इस लेवल में कितनी एनर्जी होगी, किसमें, जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब चूंकि हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है 96.49 किलो जूल पर मोल, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो कैलोरी में इतना होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू रखते हैं 96, तो ये हमारा आ जाएगा -1312.3 × z²/n² किलो जूल पर मोल, या -313.6 × z²n², ठीक है, इंटू किलो कैलोरी पर मोल। तो ये पर मोल में, पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हाइड्रोजन के लिए जो है 2.18 × 10⁻⁻18 लिख दिया जाए या 13, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं En = -RH/n²। Z तो फिक्स हो गया 1, तो केवल हमें n की वैल्यू पता हो तो हम किसी भी स्तर की हाइड्रोजन में ऊर्जा निकाल सकते हैं। पहले स्तर की तो यही आ जाएगी 13.6, दूसरे स्तर की निकालोगे तो 13.6/4 हो जाएगी, अभी मैंने निकाली है। और अगर हमें दो ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का रेशियो निकालना है, ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है, तो E1/E2 = Z1² तो Z ऊपर दिख रहा है इंटू N2² जैसे हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा निर्धारित करनी है तो हम पहले स्तर की ले लें तो यह आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की निकालोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तीसरे की निकालोगे तो 9 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि हम ये फॉर्मूले में RH की वैल्यू 13.6 रखते जाए, बस केवल N की वैल्यू बदलते जाए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, ऋणात्मक वैल्यू
मतलब घटती जा रही है, मतलब हम एक शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि E1 से ज्यादा है E2 और E2 से ज्यादा है E3, और इस तरह से ये ऊर्जा का जो ठीक रहे हैं मान है वो लगातार स्तर दूर होते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, तो ऊर्जा लगातार बढ़ रही, तो ये ऊर्जा का क्रम। समझ गए बच्चों? फिर एक लास्ट रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन En, Pe और Ke, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा Pe और Ke में क्या है रिलेशन। तो देखो En अभी आपने देखा था -kz²/2r, Pe भी देखा था -kz²/r, और Ke भी होता है kz²/2r। तो सोचो आप कि अगर हम इसमें -kz²/r की जगह पर Pe रख दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? En = Pe/2 मींस Pe = 2En, मतलब किसी भी स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी टोटल एनर्जी से डबल होगी। और दूसरा है कि अगर हम इसी En के -kz²/2r में केवल माइनस छोड़ दें तो kz²/2r ke के बराबर है, तो इसलिए En = -ke भी हो जाएगा, या En/ke = -1। तो ये है दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का En के साथ रिलेशन। हाइड्रोजन के किसी स्तर की ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Pe और Ke क्या होंगे? तो देखो En = E1/n², एक रिलेशन कि किसी भी स्तर की ऊर्जा निकालनी है, मतलब ये है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है En, तो En है यहाँ पर En, मतलब किसी n स्तर की ऊर्जा, जिसे हमें नहीं पता, और E1 है प्रथम स्तर की ऊर्जा। तो प्रथम स्तर की ऊर्जा निकालने का ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 × z²। ठीक है, तो इससे हम पहले ये निकालेंगे कि ये किस स्तर की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। तो E1 रख दिया मैंने हाइड्रोजन का 13.6, और En भी दे रखी है -3.4, n की वैल्यू आ गई 4। तो जब आपको पता है कि चौथा स्तर है तो द्वितीय स्तर की, ठीक है, सॉरी, n की वैल्यू आ गई 2, n² की वैल्यू 4, तो ये हमें पता चल गया कि ये द्वितीय स्तर की ऊर्जा है। तो द्वितीय स्तर की Pe = 2E है, तो Pe = ठीक है, ये हो जाएगा -6.8, Ke हो जाएगा En के बराबर। ये सीधा दे रखा है कि यहाँ पर किसी स्तर की ऊर्जा है -3.4, ठीक है, तो आपको Pe और Ke निकालनी है, तो बस इसको यहाँ से सीधा भी लिख सकते हैं, Pe = 2En, तो यह आ जाएगा -6.8, Ke निकालना है तो +3.4 निकालना। तो ये आ गया हमारा कुल मिला के आज यहाँ तक हमने रिलेशन पढ़े छोटे स्तर की ऊर्जा निकालने के संबंध। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस